हेलो गर्ल्स, आज जो हम चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको हिंदी के अंदर हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो हरित क्रांति जो है भारतीय कृषि क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा कदम था, जिसने भारतीय कृषि क्षेत्र के एकदम से काया पलट जिसे कह सकते हैं वो की है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कुछ कमियां हैं और इसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों थी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस स्ट्रेटजी ने के तहत क्या क्या मेन जो अचीवमेंट्स जो है अचीव की गई, इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, स्थायी तौर पर क्या आधारभूत परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिले और किन किन क्षेत्रों के अंदर कह सकते हैं कि ये हरित क्रांति जो है उपलब्धियों के साथ साथ इसके अंदर कुछ कमियां भी थी। तो हम इसका एनालिसिस करेंगे कि इसके दौरान क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई और इसका जो आउटकम था, क्या इसके प्लस पॉइंट्स थे, उपलब्धियां थी और क्या इसकी कमजोरियां रही, वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं बेस जो है हिंदी मीडियम की बुक को ले रही हूँ। वीडियो के लास्ट में आपको इंग्लिश मीडियम का कंटेंट भी मिल जाएगा। तो अभी आप समझने के लिए आप ले लीजिए। देखो पैटर्न में जो, क्योंकि ये अलग अलग बुक से है तो इसके जो कंटेंट है और जो कंटेंट डेवलप करने का जो मेथड है वो भी अलग अलग है। तो जिस बुक में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा कंटेंट है, मैं उसमें से आपको समझाती हूँ और फिर वही पैटर्न जो है आप इंग्लिश मीडियम की बुक में से कंटेंट वहाँ से उठा लें और पैटर्न जो है कि जिस हिसाब से हिंदी मीडियम की बुक में दिया गया है या इंग्लिश मीडियम की बुक में पॉइंट्स बनाकर दिए गए हैं, वो पॉइंट्स आप दूसरी लैंग्वेज जो है वो आपके जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंगली उसी कंटेंट से आप उठा लें। तो अभी हम जो है हिंदी मीडियम की बुक से इसको कर रहे हैं। सबसे पहले है कि एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1947 के अंदर इंडिया आज़ाद हुआ था। उस समय जो हमारी कृषि थी उसके अंदर दो बहुत आधारभूत कमियां थी। एक तो संस्थागत रूप से इसकी जो कृषि क्षेत्र के अंदर जो लैंड ओनरशिप थी और जो रिसोर्सेज थे, जो आर्थिक संसाधन थे कृषि क्षेत्र के अंदर, उनके ऊपर स्वामित्व को लेकर भारत के अंदर भारतीय कृषि क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता थी। क्योंकि उस समय ज़मींदारी पर था, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जो लैंड रिफॉर्म्स में हमने पढ़ी थी, तो वो एक व्यवस्था थी और जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र जो है आगे जाने की जगह पीछे की तरफ जा रहा था। और कृषि क्षेत्र के अंदर जो किसान थे, जो वास्तविक तौर पर खेती बाड़ी करते थे, उनका जीवन काफ़ी शोषित था और वो ऋणग्रस्त था और वो बहुत गहन गरीबी के अंदर जी रहा था। और इंडिया की करीब करीब मोर देन 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगी हुई थी। तो जब 80% से ज़्यादा जनसंख्या उस किसी क्षेत्र विशेष में लगी हुई है और उनका जीवन अगर सही नहीं है तो ये किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। दूसरा, भारत के अंदर जो कृषि थी वो तकनीकी रूप से भी काफ़ी पिछड़ी हुई थी। पुराने खेती के तरीके अपनाए जाते थे। वो ज़्यादातर मानसून पर निर्भर करती थी। बारिश अच्छी हुई है तो फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छी नहीं हुई है तो फसल अच्छी नहीं होगी। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है कि जिस साल मानसून अच्छा नहीं है उस साल खेती बाड़ी भी अच्छी नहीं होगी। उसके अलावा जो बैलों से खेती की जाती थी, फ्रेगमेंटेड लैंड्स थे और बिखरे हुए जो जोत होती है, खेत का आकार जो होता है, तो
तो जो जोत थी, होल्डिंग्स थी, उनका साइज़ बहुत छोटा था और वो स्कैटर्ड थी, बिखरी हुई थी और पुराने ढंग से खेती की जाती थी। पुराने टूल्स, औजार जो है अपनाए जाते थे। बीज भी जो है कम उपजाऊ पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरीके से भारतीय कृषि की दो विशेषताएं उभर कर आती है कि वो संस्थागत रूप से भी पिछड़ी हुई थी और दूसरा क्या था, वो टेक्निकली भी पिछड़ी हुई थी। तो इनकी वजह से भारतीय कृषि क्षेत्र का शुरू की 3 पंचवर्षीय योजनाओं में अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट देखते हैं तो वो 2% से भी कम है। 1.5 और 2.1% रहा था लगभग, तो 2.5% से भी कम रहा। और हम जो है उस समय तक तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 तक जो थी हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना, उस तक हम अनाजों के ऊपर हमारी जो निर्भरता है विदेशी खाद्य आयातों पर निर्भर करते थे। तो सन 1965 का युद्ध हुआ, 62 का युद्ध हुआ, तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर हमें संप्रभुता के साथ, सोवर्जिनिटी के साथ जीना है तो हमें कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1960-61 में पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया। पायलट प्रोजेक्ट के अंदर 7 जिलों के अंदर जो HYV सीड्स थे और जो पेस्टिसाइड्स थे, फर्टिलाइज़र्स थे, एग्रीकल्चर जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ उसके लिए चाहिए थी, उनको सबको पूरे इम्प्लीमेंट्स के साथ अप्लाई किया गया और उनके रिज़ल्ट्स देखे गए और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे। और इसी का नतीजा IADP एक प्रोजेक्ट है जो आप देख रहे हैं। IADP इंटीग्रेटेड, A stands for agriculture, D stands for development, P stands for program। तो ये एक प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था। तो इसके तहत ये एक पायलट प्रोजेक्ट पहले लगाया गया और फिर बाद में वहाँ पर इसकी सक्सेस को देखते हुए इसको फिर पूरे देश के अंदर 1966 के अंदर लगाया गया। नॉर्मन बारलोग एक अर्थशास्त्री थे, एक साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। उन्होंने HYV सीडों की बीजों की जो उन्नत किस्म के बीज जिन्हें हम कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का खोज की थी और स्वामीनाथन के सहयोग से जो भारत के कृषि क्रांति के अग्रदूत माने गए हैं, उनके अगुवाई में भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत 1966 के अंदर की गई। और इसके अंदर जो बदलाव किए गए, इसकी जो स्ट्रेटजी हम देखते हैं, इस स्ट्रेटजी का जो मेन जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स में यहाँ तक जो इंट्रोडक्शन का है वो लगभग मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ हिस्सा आ गएगा। तो मेन हमारा यहाँ से शुरू होता है कि जो नई कृषि विकास रणनीति स्ट्रेटजी बनाई गई, इसके मेन फोकस पॉइंट क्या थे, इनके टारगेट्स क्या थे, किन किन बिंदुओं पर इसने काम किया। तो सबसे पहले इसने जो काम किया, इसके कारण आपकी जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ी। इंक्रीज़ इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, अनाजों अर्थात गेहूं और चावल के उत्पादन को इसके तहत बढ़ावा दिया गया। अगर हम बात करते हैं पूरा डिटेल में, इतना बारीकी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना डाटा एग्ज़ाम में याद नहीं रहता है, कम याद रहता है, तो टेबल से इसको समझना ज़्यादा आसान रहेगा। अगर हम देखते हैं तो अनाजों के अंदर अनाजों को 3 भागों में बांटा गया, चावल, गेहूं और मोटे अनाज। मोटे अनाज के अंदर आपका आ गया बाजरा, आ गया जौ, आ गया मक्का, आ गया, तो ये मोटे अनाज आ जाते हैं। तो ये जो मोटे अनाज थे, इनका तीनों का अलग अलग परसेंटेज था। टोटल अगर हम अनाजों की बात करते हैं, भारत के अंदर कुल उत्पादन के अंदर अनाजों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो कुल अनाज का उत्पादन जो 1960-61 के अंदर 690 लाख टन था, वो 13-14 के अंदर बढ़कर ये 2460 हो गया। 6 चौका 24, लगभग जो है 4 टाइम आपकी फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई।
और गर्व से ये घोषित किया गया कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्य आयातों को बंद कर दिया गया और बफर स्टॉक्स जो है बनाए गए। हालांकि उतार चढ़ाव आता रहा, मॉनसून अच्छा आया है तो ये उत्पादन बढ़ गया, फिर जिस साल मॉनसून अच्छा नहीं आया जैसे 72-73 में सूखा पड़ गया तो फिर बफर स्टॉक कम हो गया, फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसमें उतार चढ़ाव आए, अर्थात जिस साल भी बारिश अच्छी नहीं हुई तो ये उत्पादन घटता बढ़ता रहा। लेकिन स्पष्ट रूप से इतना कहा जा सकता है कि कुल उत्पादन फूड ग्रेन प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है लगभग आपका 4 गुना और बढ़ गया। और ये जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुई, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन में आप ये टेबल देखिए, थर्ड टेबल। इस थर्ड टेबल में जब हम देखते हैं तो चावल की परसेंटेज 50-51 में कुल उत्पादन के अंदर सबसे ज़्यादा थी 48%, और 13-14 के अंदर भी ये जो परसेंटेज है 44% के साथ सबसे ज़्यादा है। गेहूं का उत्पादन पहले 15% था और 13-14 के अंदर ये बढ़कर लगभग 39% हो गया है, 40% के करीब पहुंच गया। और मोटे अनाजों का उत्पादन जो है 37% से घटकर 17% हो गया, यानी कि गेहूं ने इन मोटे अनाजों को रिप्लेस कर दिया। चावल लगभग अपनी स्थिति को वहीं पर बनाए हुए है कि कुल उत्पादन में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा ही होता है। तो हरित विकास के कारण, हरित क्रांति के कारण सबसे बड़ा क्या हुआ कि मुख्य बल खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा मिला। इसलिए इसकी वजह से यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आप देखिए, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सारा इतना याद रखना बहुत और लिखना भी पेपर के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका कंक्लूज़न यही है कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो टोटल प्रोडक्शन में उसका सबसे बड़ा हिस्सा था। और कमर्शियल क्रॉप होती हैं जो कारखानों में प्रयोग होते हैं, जैसे कॉटन, तो इस तरह की पटसन, इस तरह की जो वस्तुएं थी, फसल थी, इनके उत्पादन के अंदर कोई ख़ास ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। अगर हम देखें गन्ने, रुई, पटसन, ये कमर्शियल क्रॉप्स हैं, इनमें कोई ख़ास ज़्यादा उन्नति नहीं हुई। और अगर हम बात करते हैं गन्ना वगैरह के अंदर थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन ये भी हरित क्रांति के फलस्वरूप नहीं हुई। तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें, हालांकि डाटा आपको दिया हुआ है, आप डाटा अगर याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पर ऐसे बनाकर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड जो था, हरित क्रांति के फलस्वरूप दालों के उत्पादन पर भी कोई खास असर नहीं पड़ा। कहने का मतलब है कि हरित क्रांति में केवल और केवल फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, ना कमर्शियल क्रॉप्स को बढ़ोतरी हुई, ना दालों की बढ़ोतरी हुई। और इसमें और फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर भी गेहूं और चावल जो है वो मुख्य तौर पर जो अनाज हैं वो रहे, और जबकि मोटे अनाजों का प्रतिशत जो है वो लगभग 37% से गिरकर कुल अनाजों के अंदर 17% तक रह गया। जैसे किन किन अनाजों तक सीमित रहा? गेहूं, मक्का, बाजरा और चावल तक सीमित रहा। चावल लगभग जो है स्थिर ही रहा है, चावल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट आता है कि नई कृषि जो हरित क्रांति थी उसके कारण जो फसलों के जो क्षेत्रफल थे, फसलों के अधीन गेहूं का उत्पादन है, गेहूं के जितनी ज़मीन पर गेहूं बोया जाता था या चावल बोया जाता था, उनका क्षेत्रफल के अंदर वृद्धि बढ़ी है। कुल उत्पादन भी बढ़ा है, कुल और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस होता है। प्रोडक्टिविटी तो होती है पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी। भाई पहले 1 हेक्टेयर के अंदर 10 क्विंटल गेहूं निकलता था, तो अब 1 हेक्टेयर के, उसी 1 हेक्टेयर के अंदर आपकी 15 क्विंटल गेहूं निकल रहा है। तो ये क्या है? ये प्रोडक्टिविटी के अंदर वृद्धि है। और टोटल प्रोडक्शन के अंदर मतलब कि सारा जितने भी एरिया के अंदर गेहूं उगाया गया है, नंबर 1 बात तो वो एरिया बढ़ गया कि पहले 100 हेक्टेयर में उगाया जाता था, अब 150 हेक्टेयर में उगाया जाने लगा। और पहले जो है 100 हेक्टेयर के अंदर आप का गेहूं का उत्पादन जो है 1000 क्विंटल होता था, अब उसी 100 हेक्टेयर के अंदर 1500 क्विंटल जो है वो गेहूं होने लगे। तो
कहने का मतलब है कुल उत्पादन भी बढ़ा, फसल के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वह भी बढ़ा, और तीसरा क्या है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। तो तीनों जो है टेक्नोलॉजी के, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के कारण ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं। तो और दूसरा क्या हुआ है कि आपकी मैकेनाइजेशन किया गया, कृषि के अंदर नए नए औजारों का प्रयोग किया गया, इसको नई टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या थी, HYV सीड्स थे, फर्टिलाइजर्स थे, पेस्टिसाइड्स थे। फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक थे, पेस्टिसाइड्स का मतलब है कीटनाशक वस्तुएं थी, और तीसरा क्या है आपका इम्प्लीमेंट्स जो हैं, जो ट्रैक्टर का प्रयोग है, कंबाइन है, हर्रो हैं, ये सारे क्या हैं, ये इम्प्लीमेंट्स हैं, कृषि औजार हैं, इन सब का प्रयोग किया गया। तो इन कृषि औजारों का प्रयोग करने से तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि रोज़गार, कृषि क्षेत्र के अंदर रोज़गार की कमी हुई, और दूसरा क्या हुआ कि जब उत्पादन बढ़ा तो उससे दूसरी तरफ रोज़गार जो है वो बढ़ भी गया, और तीसरा क्या हुआ कि मल्टीपल क्रॉपिंग हुई। मल्टीपल क्रॉपिंग की, उसी लैंड के ऊपर अब कम समय में फसल उग रही थी तो एक से अधिक फसलों को उगाया जाने लगा। तो इस वजह से क्या हुआ, एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, और दूसरा क्या हुआ कि एक तरफ जहां रोज़गार बढ़ा, दूसरी तरफ से जो औजारों के ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के प्रयोग से इसके अंदर रोज़गार की कमी भी आई। लास्ट क्या हुआ कि नई टेक्नोलॉजी के कारण कृषि और औद्योगिक क्षेत्र का जो संबंध था वो और ज़्यादा मजबूत हुआ। पहले सिर्फ क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर इनपुट्स देता था, कच्चा माल देता था जो कारखानों में प्रयोग किया जाता था, जैसे कॉटन दे दिया कपड़ा उद्योग के लिए, पटसन दे दिया, तो शुगर इंडस्ट्री के लिए गन्ना दे दिया। तो इस तरह के जो कच्चा माल है वो कृषि क्षेत्र से आता था जिसको कारखानों में तैयार किया जाता था। तो ये फॉरवर्ड लिंकेजेस थी। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है फैक्ट्री कारखानों में बनने वाले सामान की मांग नहीं कर रहा था, यानी कि जो खेती बाड़ी के अंदर आपके ट्रैक्टर, कंबाइन, हर्रो वगैरह इस तरह के जो टूल्स प्रयोग होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि पिछड़ी हुई खेती थी तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से उन औजारों को नहीं ले रहा था। कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर डिमांड थी, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट के लिए प्राइमरी सेक्टर में कोई डिमांड नहीं थी। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ये डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर में पैदा हो गई। इसको बैकवर्ड लिंकेज के नाम से जाना जाता है। तो पहले केवल फॉरवर्ड लिंकेज थी, बाद में बैकवर्ड लिंकेज भी आ गई। उसके बाद है कि इसके प्लस पॉइंट क्या क्या थे। ये कृषि क्षेत्र के जो हरित क्रांति थी उसके बेसिक टूल थे, स्ट्रेटजी थी जो अपनाए गए थे। अब इसके पक्ष में तर्क, वैसे तो ये लगभग सारे आपके इसी के तहत आ गए हैं, फिर भी हम इसको वन टू पॉइंट करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है कि ये फ़ायदेमंद थी। सबसे पहला तो इसका फ़ायदा यही था कृषि क्षेत्र का, शॉर्ट रन के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी को प्राप्त करना, यानी कि अल्पकाल के अंदर आत्मनिर्भरता, खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट की, एक रैपिड प्रोजेक्ट की बड़ी सख्त ज़रूरत थी, और वो हरित क्रांति द्वारा जो है वो उपलब्ध करवाया गया वो अवसर, जिसके माध्यम से खाद्यान्नों में स्वावलंबिता जिसे कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो प्राप्त करने के लिए, और कैसे टाइम पीरियड में, शॉर्ट रन में। तो हरित क्रांति के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सका। दूसरा है कि कृषि, भारत के अंदर कृषि आदान, एग्रीकल्चरल इनपुट्स जो है न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध थे, और इसके द्वारा पूरे देश की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता था। तो पूरे देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपकी इसका हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन की आवश्यकता थी, जिसके माध्यम से इसमें आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जा सका। उसके बाद है यह तर्क दिया गया कि कृषि आदानों की अधिक खुराकों के प्रयोग से वर्धमान प्रत्याय, इंक्रीजिंग रिटर्न्स प्राप्त किए जा सकते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जानते हैं कि जब ये जो है
क्लाइमेट पर, मॉनसून पर डिपेंड करता था, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही मिलते थे। तो इम्प्लीमेंट्स और टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ये अनुमान लगाया गया कि इन सब की टेक्नोलॉजी के प्रयोग करके हम जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ इसका क्या था कि यदि लार्ज स्केल पर बेनिफिट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के हमने पढ़ा है कि जब हम बड़े पैमाने के बढ़ते प्रतिफल पर उत्पादन करते हैं तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने की संभावना अधिक रहती है। तो यही था कि अगर एग्रीकल्चर के एडवांस इम्प्लीमेंट्स की मदद से एग्रीकल्चर करके और उसका फ़ायदा उठाना है तो इस तरह के किसी प्रोग्राम की आवश्यकता थी। तो हरित क्रांति के द्वारा बेस्ट जो फार्मिंग थी उसके तरीक़े को अडॉप्ट किया गया। और वो कैसे किया गया, लार्ज स्केल पर गाँव के अंदर किसानों को मोटिवेट किया गया कि वो इस तरह की फार्मिंग में आए। इसके अंदर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड भी किया गया, इसके अंदर क्या कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स भी किए गए, इसके अंदर आपकी टीनेट रिफॉर्म्स भी किए गए। तो सारी तरह के रिफॉर्म्स करके और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। तो इंस्टीट्यूशनल चेंज करके भी एक लार्ज स्केल पर फार्मिंग करके उसके बेनिफिट्स को प्राप्त करने की कोशिश इसके द्वारा की गई। लास्ट में है कि किसी क्षेत्र विशेष में उन्नत उत्पादन के, और ऐसा माना गया क्योंकि जो हरित क्रांति लागू की गई थी ये कुछ फसलों तक सीमित थी। हालांकि ये इसका क्रिटिसिज्म भी है कि ये कुछ फसलों तक सीमित थी और कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही ये सीमित थी। ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब, हरियाणा, यूपी और कुछ हिस्सा बिहार का आ गया, और कुछ गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश का आ गया। तो ज़्यादातर जो ये हरित क्रांति थी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर कुछ फसलों तक सीमित थी। लेकिन ऐसा माना गया कि जब एक क्षेत्र के अंदर विकास होगा तो इससे रीजनल इम्बैलेंस डेवलप होगा, और वो जो विकसित जिस क्षेत्र के अंदर खेती बाड़ी के अंदर मुनाफा आएगा उस मुनाफे को धीरे धीरे करके दूसरे क्षेत्रों तक भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहा जाता है कि धीरे धीरे करके, जैसे हम तालाब के अंदर एक कंकर फेंकते हैं और धीरे धीरे करके वो वेव सी बनती हैं और वो पूरे तालाब के अंदर फैल जाती हैं। तो यही माना गया कि एक क्षेत्र के अंदर जब हम एक जगह, एक सीमित क्षेत्र के अंदर जब परिवर्तन लाएंगे तो ये परिवर्तन फैल कर और फसलों तक और पूरे भारत के अंदर ये कृषि क्षेत्र के अंदर फैलेगा, और ना केवल कृषि क्षेत्र के अंदर, ये द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अंदर भी फैल जाएगा। तो ऐसा सोच कर जो है ये किया गया। और इसके साथ साथ ये भी जो है इसके साथ साथ खाद्यान्न का जो हम आयात करते थे उस आयात को कम हरित क्रांति के बाद बंद कर दिया गया, जिससे कि फॉरेन करेंसी की भी बचत हुई। तो जिससे हमारा भुगतान संतुलन के घाटा कुछ कम करने में आया। लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी थी। सबसे पहली कमजोरी थी कि भारतीय कृषि में पूंजीवादी खेती का विकास। ये जो खेती बाड़ी थी हरित क्रांति के अंदर, HYV सीड्स थे, फर्टिलाइजर्स थे, पेस्टिसाइड्स थे, ये महंगे थे और इन महंगे इनपुट्स को खरीदने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता थी। तो छोटे जो किसान थे, जो 1 एकड़ के मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स जिसको कहते हैं, मार्जिनल फार्मर तो 1 हेक्टेयर से छोटे किसान, और जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो 1 से 5 हेक्टेयर के बीच के किसान होते हैं। इन किसानों की संख्या भारत के अंदर लगभग 80% के करीब है, 80 से 85%। और ये जो किसान हैं, ये किसान इन महंगे इम्प्लीमेंट्स को खरीद पाने में असक्षम रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि केवल 6% बड़े किसानों के पास, जिनके पास 40% भूमि और जिनके पास नलकूप, पंपिंग सेट, उर्वरक और भारी मशीनरी के रूप में भारी निवेश करने की क्षमता थी, उन्हीं को इस हरित क्रांति का फ़ायदा मिला। और वो भारतीय कृषि के अंदर एक नई जमात पैदा हो गई जिसे कि पूंजीवादी खेती बाड़ी के नाम से जाना गया। हालांकि ये सोचा गया था कि स्प्रेड इफेक्ट, ट्रिकल डाउन इफेक्ट या स्प्रेड इफेक्ट, जो अभी मैंने ऊपर बताया कि जिसके माध्यम से ये बाकी क्षेत्रों के अंदर और बाकी फसलों में भी फैल जाएगी, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी भी जो है
गाँव के अंदर देखा जाए तो संपत्ति का उच्चतम 10% भाग के हाथ में ही संपत्ति का, जो टॉप 10% पीपल हैं गाँव के अंदर, उनके पास ही खेती बाड़ी के जो मुनाफे हैं वो रह गए। और ये जो लोग हैं, उसके बाद क्या है कि भारत में भद्र किसानों की संख्या में वृद्धि का काफ़ी प्रमाण उपलब्ध है। इसमें मिलिट्री की नौकरी से रिटायर हुए अफसर, रिटायर्ड सिविल अफसर, शहरी व्यापारी शामिल हैं जो अपनी आय उद्योग या व्यापार से प्राप्त करते हैं और जिन्हें हाल में ही कृषि को एक उद्योग के रूप में चलाना आरंभ किया है। यह वर्ग कृषि को निवेश के लिए लाभदायक समझता है, इसमें निवेश करता है और इससे मुनाफा कमाता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज होते हैं इन इम्प्लीमेंट्स का प्रयोग करने के। तो इस तरीके से जो ये खेती के नई तरह की खेती उभर के आई, इसको पूंजीवादी खेती कहा जाता है और इसका मुनाफा, इसका जो बेनिफिट है बहुत थोड़े किसानों तक ही सीमित रह गया है। उसके बाद सेकंड इसका नेगेटिव ये था कि भारतीय इसकी जो कमी रही, वीकनेस जिसे हम कह सकते हैं, इसका क्रिटिसिज्म नहीं, इसकी कमजोरी जिसे हम कह सकते हैं हरित क्रांति की, कि भारतीय कृषि के अंदर संस्थागत सुधारों की आवश्यकता थी। जो लैंड रिफॉर्म्स हमने पढ़े थे उनकी आवश्यकता थी, लेकिन हरित क्रांति के अंदर उनके ऊपर वो बनाए गए और उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया, लेकिन उस जज्बे से नहीं किया गया, उतनी गहराई से नहीं किया गया, इतनी ईमानदारी से नहीं किया गया जितनी की आवश्यकता थी। उनके अंदर बहुत सारे टेक्निकल लूप होल्स थे जो कल हमने पढ़े थे, कि जिसकी वजह से जो संस्थागत परिवर्तन आवश्यक थे कृषि क्षेत्र के अंदर हरित क्रांति का फ़ायदा उठाने के लिए, वो संस्थागत परिवर्तन नहीं हुए। सबसे बड़ा इसके अंदर जो लूप होल रहा वो टेनेंसी फार्मिंग का रहा, जो बटाई पर मैंने आपको कल भी बताया था, जो बटाई पर शेयरिंग बेसिस पर फार्मर्स जो है खेती करते थे, यानी कि बड़े ज़मींदारों से या जो परमानेंट ओनर्स थे उनसे ज़मीन बटाई पर लेकर और शेयरिंग बेसिस पर लेकर खेती बाड़ी करते थे। तो उनका एक तो रेंट फिक्स नहीं होता था, फिर रेंट का जो मॉडिफिकेशन, फसल अच्छी नहीं हुई या मौसम अच्छा नहीं हुआ तो वो बटाईदार, उनको तो जो ओनर्स थे उनको तो पूरा पेमेंट करना होता था, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी तो उनको घाटा होता था और अक्सर वो ऋणग्रस्तता से ऋणग्रस्त रहते थे। तो ऐसी स्थिति में उनको लाभ कम प्राप्त होता था। तो यहाँ पर इसमें पूरा यही बताया गया कि किस तरह के उनको लॉसेस होते थे। तो आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समराइज़ करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आय की बढ़ती हुई असमानताएं। ग्रामीण क्षेत्र में भी जैसा कि हमने पढ़ा कि जो बड़े किसान थे उनके बीच उनकी तो आय बहुत तेज़ी से बढ़ी, लेकिन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे, जो लैंडलेस लेबर थे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उनकी आय उस अनुपात में नहीं बढ़ी और इस वजह से कृषि क्षेत्र के अंदर आय की असमानता काफ़ी बढ़ गई। उसके बाद जो टीनेज फार्मर्स थे, जो बहुत बड़ी संख्या के अंदर थे, ये ऋणग्रस्त रहे, तो इनसे इनकी स्थिति जो है, ऋणग्रस्तता के कारण इनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि गांव के अंदर आर्थिक और सामाजिक जो असमानता है वो बहुत अधिक बढ़ गई। उसके बाद श्रम विस्थापन, जो फार्मर्स जो यूज़ ऑफ इम्प्लीमेंट्स हुआ, कृषि क्षेत्र के अंदर औजारों का प्रयोग हुआ, जैसे जुताई का और कटाई के दौरान कंबाइन आ गई। गेहूँ कटाई की जगह वो कंबाइन 1 घंटे में गेहूँ को काट दे, मज़दूर 10 दिन तक रोज़गार उनको मिलता रहता था और वो एक ही मशीन से सारे 10 खेतों की 1 दिन में कटाई हो जाती थी। तो इससे रोज़गार में बड़ी कमी हुई और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोज़गार हुए उनको दोबारा या तो शहरी क्षेत्र में उनको रोज़गार दिया जाता या फिर ग्रामीण क्षेत्र में ही दूसरे तरह की उत्पादन क्रियाओं में उनको लगाया जाता। तो इस तरह के एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता थी जो कि उपलब्ध नहीं था और इसलिए जो गरीबी की समस्या थी, बेरोज़गारी की समस्या थी, वो बहुत उग्र हुई, जिसको टैकल करने के लिए इस व्यवस्था के अंदर कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया गया था, कोई भी प्रबंध नहीं किया था। उसके बाद ये आपका पूरा यही दिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ये सारा मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है कृषि क्षेत्र के अंदर
नए विकास क्षेत्र, इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके हिसाब से हाई लेवल का हो जाता है, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कृषि क्षेत्र के अंदर भावी जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, इसको भी आप वहीं से निकल कर आ जाता है कि केवल चावल तक सीमित नहीं कर सकते, अन्य फसलों पर इसको किया जा सकता है, ये नहीं। उसके बाद मेन आता है कि भारत के अंदर कृषि क्षेत्र की प्रगति किस प्रकार से रही। रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। सबसे पहले तो योजना काल में भारत की कृषि जो ग्रोथ रेट रहा है वो बहुत कम रहा है, और उसके मेन कारण क्या रहे हैं कि भारत में एग्रीकल्चर हर प्लान प्रोसेस के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत खर्च किया गया। उसके बावजूद भी वो जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं अभी भी वो एट पार नहीं हैं, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, और इसका नतीजा ये है कि अभी भी भारत के अंदर कृषि जो है वो क्या है, वो मानसून का जुआ है। उसके बाद है भारत के अंदर नई कृषि टेक्नोलॉजी का सीमित प्रयोग हालांकि हुआ तो है, लेकिन अभी भी भारत के अंदर जो सीड फर्टिलाइज़र और वाटर टेक्नोलॉजी है इसी के ऊपर जोर दिया जा रहा है। कोई नई टेक्नोलॉजी अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है। भारत के अंदर एक और भी बहुत बड़ी समस्या है कि भारत के अंदर जो है एरिया स्पेसिफिक पॉलिसी की ज़रूरत है कि एक तरफ तो राजस्थान और कच्छ गुजरात का एरिया है जो सूखाग्रस्त है, दूसरी तरफ यूपी का और बिहार का और वेस्ट बंगाल का हिस्सा है जो आए साल बारिश के दिनों में बाढ़ का सामना करता है। तो यहाँ पर एक एरिया स्पेसिफिक पॉलिसी को बनाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, जिसके तहत जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का सही ढंग से विकास किया जा सके। तो वो टेक्नोलॉजी अभी तक सभी फसलों के लिए और सभी क्षेत्रों के अंदर उपलब्ध नहीं हो पाई है। उसके बाद कृषि में कम निवेश। कृषि में कम निवेश का मतलब है कि दो तरह का निवेश होता है। एक सरकारी निवेश होता है जो सरकार के द्वारा किया जाता है, वो सरकार के द्वारा निवेश सिंचाई योजनाओं में इम्प्लीमेंट्स को उपलब्ध करवा के, ट्यूबवेल लगवा के, इस तरह की चीज़ों में निवेश जब सरकार द्वारा किया जाता है बिजली को पहुंचाकर, तो वो निवेश सरकारी निवेश कहलाता है। और उसके अलावा होता है निजी निवेश। निजी निवेश होता है किसानों के द्वारा जो ज़मीन की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए उसके अंदर लवणता को, नूनी जिसे आम भाषा में बोल देते हैं, सलाइनेशन जो होता है उसकी चेकिंग करवाना, उसकी बाउंड्री करवाना और मेड़ बनवाना ताकि बारिश के दिनों में ऊपर का फर्टाइल लेयर ना बहे। तो इस तरह के जो निवेश हैं वो निजी निवेश के रूप में किया जाता है। ट्रैक्टर लगवाना, ट्यूबवेल लगवाना, तो इस तरह के निवेश जो हैं वो निजी निवेश कहलाते हैं। तो भारत के अंदर पिछले लगभग 30-40 सालों से 1980 के बाद से ये डिमांड बहुत तेज़ी से जोर पकड़ रही है कि कृषि क्षेत्र के अंदर निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन निजी निवेश नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि फार्मर्स को जो है फसल के प्राइस पूरे तरीके से नहीं मिल रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट के अंदर इनइलास्टिक डिमांड होती है। तो उनके पास सरप्लस जनरेट बहुत कम हो पाता है और वो बहुत सीमित किसानों तक, जैसा कि अब हम पढ़ चुके हैं, तो सीमित किसानों तक और सीमित फसलों तक ही रुका हुआ है, जिसकी वजह से बहुत लार्ज स्केल पर ये नहीं हो पाता। इस टेबल के द्वारा हम देख सकते हैं कि ये जो दो कॉलम्स हैं इनको कंपैरिजन कर सकते हैं कि निजी सार्वजनिक क्षेत्र का जो निवेश है वो 30% से लगभग घटकर 15% आ गया है, और निजी क्षेत्र का निवेश 70% से बढ़कर 85% तक लगभग आ गया है। हालांकि ये कोशिशें की जा रही हैं, और WTO का मेंबर बनने के बाद भी जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हम करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडी घटाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता बनी हुई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इसमें कम होती जा रही है। उसके बाद भू सुधारों की बहुत बड़ी विफलता रही। कोशिशें की गई, कानून बनाया गया, लेकिन उसको सख्ती से लागू नहीं किया जा सका। इस वजह से अभी भी टेनेंसी की समस्या, काश्तकारों की समस्या जस की तस बहुत सारे एरिया के अंदर बनी हुई है। जो बड़े ज़मींदारों की गुंडागर्दी है या फिर क्या कहते हैं अनफेयर मीन्स है, उनके कारण जो है
अभी भी जो डीप एरियाज़ हैं वहाँ पर काश्तकारी की समस्या और लैंड ड्रिफ्ट की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है और इन काश्तकारों का महाजनों द्वारा शोषण किया जाता रहा है। हालांकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्र और इन काश्तकारों को ऋणग्रस्तता से मुक्ति दिलवाई जा सके, लेकिन वास्तव में जो बैंक थे, जो निजी जो आपके बैंक्स हैं, वो भी प्रॉफिट बेसिस पर काम करने लगे और इसकी वजह से ये हुआ कि जो फार्मर सुसाइड है, जो एक नई समस्या है, वो इन काश्तकारों के अंदर ही अधिक मुख्य तौर पर देखी जाती है। और ये जो काश्तकार हैं, इनके द्वारा जो किया गया है आपका इनडेबिटनेस, फार्मर इनडेबिटनेस जो है वो अभी भी काफ़ी है। उसके बाद लास्ट जो सबसे बड़ी कमी आती है कृषि क्षेत्र की, वो आती है आपकी जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करने में। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है निर्धनता है और उसके साथ साथ वहाँ पर जो आपके डेमोग्राफिक चेंजेस इकोनॉमीज़ में लाए गए हैं ट्रांजिशन थ्योरी के हिसाब से, वो बदलाव ग्रामीण क्षेत्र में उनकी गति बहुत धीरे है और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पर पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा निर्भर करता है और इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रॉफिट सरप्लस जनरेट नहीं हो पाता और जिसकी वजह से यहाँ पर रोज़गार की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए यहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो ये जो है भारतीय कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं जो पूरी भारतीय कृषि क्षेत्र में आज तक भी फैली हुई हैं। तो ये अब बेटा आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। अभी मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी इस बुक को रिवाइज़ कर देती हूँ। हालांकि इंग्लिश मीडियम में जो कंटेंट है वो बिल्कुल ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लगा, फिर भी आप इसको एक बार से देख लें। मैंने हालांकि इसको इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी जो है साथ के साथ आपको इंग्लिश मीडियम से अरेंज किया है, मतलब कि इंग्लिश में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी ये कुछ हद तक जो है ये लिमिटेशंस इसकी बनी हुई है। तो आप थोड़ा सा कंटेंट लैंग्वेज जो है वो आप इंग्लिश मीडियम से देख सकते हैं और पैटर्न है आपको किस तरीके से लिखना है वो आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, ये एक्चुअल में सारा टेक्निकल ही है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर किन किन चीज़ों पर फोकस किया गया। एक तो इरिगेशन पर फोकस किया गया सबसे पहले। दूसरा जो है ये मुझे इतना इरेलेवेंट लग नहीं रहा, आप इसको बहुत ज़्यादा ना करें। इसको बस एक एक पैराग्राफ ये कर लें कि फर्टिलाइज़र्स के ऊपर दूसरा फोकस जो है फर्टिलाइज़र्स पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान किया गया, यहाँ तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स पर भी एक ही पैराग्राफ लिखेंगे, इससे ज़्यादा आपको इस पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, इतना डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये ट्रिप्स वगैरह एग्रीमेंट हम WTO में पूरा पढ़ने वाले हैं, तो इसको आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स हैं, इन चारों के ऊपर आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है। ये पैराग्राफ किसके रिगार्डिंग है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो मेन किन किन चीज़ों पर टारगेट किया गया, टूल्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या थे, वो आपके HYV सीड्स थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, पेस्टिसाइड्स थे और फर्टिलाइज़र्स थे। यहाँ से मेन आपका जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू होता है कि व्हाट इज़ एक्चुअल ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या।
इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ये वही आ गया। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी आ गया आपका। उसके बाद वीट जो है वो मेन स्टे रहा, इसकी वजह से मेन फूड ग्रो, ऑयल सीड्स और इनके ऊपर कोई खास ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। ये सारा वही टेबल आपको दी गई है। और ये धीरे धीरे करके घट क्यों गई है, स्लो क्यों हो गई है, ये आपको दिखा रखा है। इसके मेन कारण जो हैं वो आपके ये 7 पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट के अंदर कमी हुआ, फेलियर ऑफ इवॉल्व ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है, श्रिंकिंग ऑफ फार्म साइज धीरे धीरे घटता जा रहा है, इनएडिक्वेट एग्रीकल्चर कवर है, इनएडिक्वेट एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है। धीरे धीरे करके क्यों ये कृषि क्षेत्र जो है ग्रोथ जो है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड्स में आर्थिक सुधारों के पास धीरे धीरे करके 1992 में 91 में जब आर्थिक सुधार हुए थे उसके बाद क्यों ये एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म्स थे इनकी स्पीड धीरे धीरे करके धीरे पड़ गई। ठीक है, इनिशियल पीरियड यहाँ पे आ गया फर्स्ट, इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन, दूसरा फिर मैच्योर ग्रीन रिवॉल्यूशन 1980-83 से 1993 तक हुआ, और उसके बाद ये आपका पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड यहाँ पर शुरू हो जाता है 1990-91 के बाद। ये आपकी उस बुक में नहीं है, ये जो पोस्ट लिबरलाइजेशन का फेज़ है ये WTO वाली उसका है। मैं आपको अभी शेयर तो इसको कर देती हूँ, लेकिन ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर ये आपका आएगा कि पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में जब हमने WTO के साथ समझौता किया एग्रीकल्चर सेक्टर पूरे उसको लेकर, तो इसका एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या असर पड़ा, फूड सिक्योरिटी पर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर इसका क्या असर पड़ा, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है। लगभग इतना ही हम इसको करेंगे। ये अगला टॉपिक आपको नहीं करना है, द क्वेश्चन ऑफ लेबर, ये आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो दैट इज़ ओवर फॉर द